हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग सभी को। आज मैं सुबह ही सुबह फिर से लाइव इंटरेक्शन लेने चली गई। तो वेलकम टू द ऑथर्स लाइव इंटरेक्शन सेशन। आज के हमारे गेस्ट का नाम मिस दीपिका जायसवाल, जिनकी किताब द होप डायमंड, जो आपको पीछे दिख रही होगी, लेट मी डिस्प्ले। ओके, ये बुक का फ्रंट है। हियर इज़ द स्पाइन, दिस इज़ द बैक। चलिए हमारे चलिए हमारे गेस्ट को इनवाइट करते हैं और उनकी बुक के बारे में और उनकी जर्नी के बारे में उन्हीं से जानते हैं। Hello, ma'am. Hi, am I audible? Hi. Yes, ma'am, you are audible. Okay. Ma'am, as I am audible? Yes, you are audible. Okay. कैसे हैं आप? I'm good. How are you? आप कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। सुबह सुबह इंटरव्यू तो कैसा क्या रूटीन चल रहा था मैम आपका? मेरा रूटीन ये चल रहा था कि सैटरडे था और लॉन्ग वीकेंड है। मंडे को महाशिवरात्रि की छुट्टी है, तो मैं छुट्टी पे दुबई आई थी। इफ द व्यूअर्स वांट टू ओह, शो देम अ व्यू of Dubai, this श्योर मैम श्योर। is it. That's which one is Burj Khalifa? Yeah, that building out there, that is Burj ओके Khalifa. So ओके। मैंने कहा कि कर लेते हैं इंटरव्यू एक कैफे में बैठ के, बिकॉज काफी टाइम से डिले हो रहा था। तो मैम, अभी लॉन्ग वीकेंड से आपने जैसा बताया अपनी आपको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। बाकी हम लोग आपको इंस्टाग्राम और बाकी सारे सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, तो कुछ ऐसी ट्रैवलिंग स्टोरीज जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहती हैं? ट्रैवलिंग स्टोरीज, यस मैम। ट्रैवलिंग स्टोरीज तो बहुत सारी है, बट यही है कि मैं यूजुअली लाइक सोलो निकलना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि कभी किसी के साथ निकलो तो प्लान्स कोऑर्डिनेट नहीं होते हैं या मिसमैच हो जाते हैं। तो ये, और इधर भी मैं सोलो आई हूँ, हालांकि मेरे फ्रेंड्स ओह, हैं यहाँ पे, बट मैं सोलो निकल के आ गई। वीकेंड है तो निकल जाओ, दैट इज द बेस्ट वे टू एंजॉय योर वेकेशन। नहीं तो किसी की छुट्टी नहीं मिल रही, किसी के घर वाले नहीं अलाउ करे, तो ये सब सीन चलते रहते हैं। तो मैम जैसे कि आपकी किताब के बारे में हम जानते हैं कि द होप डायमंड, हमें बुक के बारे में भी आप कुछ बताइए मैम। तो ये बुक एक्चुअली एक हिस्टोरिकल फिक्शन है। इट इज अबाउट, स्टार्ट होता है वो बहुत रियलिस्टिक नोट पे। ये जो ब्लू कलर की डायमंड थी, ये एक्चुअली में इंडिया में थी, बट एवरीबडी स्पोक सो मच अबाउट कोहिनूर कि ये डायमंड को इतना इंपॉर्टेंस मिला नहीं, और ये रेयर डायमंड था क्योंकि ये ब्लू कलर में था और इंडिया की गोलकोंडा फोर्ट में पाया गया था। ये सब रियल स्टोरी, बैक स्टोरी है। तो ये डायमंड आज तो वॉशिंगटन डीसी के म्यूजियम में है, बट कहा जाता है कि इंडिया से जब इसे लेके गया था एक फ्रेंच ट्रैवलर था, टैवेनियर नाम का। सो व्हेन ही टुक इट, तो ये एक कर्स एक्टिवेट हो गया था। तो जिसके पास भी ये डायमंड रहा है, जिस भी किंग लुइस के पास या प्रिंस के पास, तो दिस डायमंड हैज प्रूव टू बी वेरी विशियस, क्योंकि उनका सब कुछ यू नो मतलब दे आर इनडेटेड, ऐसे हो जाता है, या फिर दे फॉल वेरी हेल्थ वाइज इफेक्ट करता है। तो ऐसे बहुत स्टोरीज थे, लेकिन इंडिया में वो डायमंड किसके पास था, किस मतलब हु एक्चुअली फर्स्ट फाउंड दिस डायमंड इन इंडिया और उसकी क्या स्टोरी है, ये कहीं नहीं है, किसी भी हिस्ट्री बुक्स में नहीं है। मैंने बहुत रिसर्च किया, तो मेरी फिक्शन वहां पे शुरू होती है कि इंडिया में ये डायमंड किसके पास था। एक जेमस्टोन ट्रेडर था, अलवर नाम का, और मतलब ही वाज यूज्ड टू ट्रेड किंग के, औरंगजेब का राज था उस समय, वो किंग के कोर्ट में सारे प्रेशियस जेमस्टोन्स को ट्रेड करता, तो उसके पास ये डायमंड था। एंड इसके पीछे एक मैथोलॉजिकल स्टोरी भी है कि कहा जाता है कि वो डायमंड शायद पार्वती का एक हिस्सा था, बिकॉज इनिशियली व्हेन इट वाज फाउंड, तो गोलकोंडा फोर्ट में पार्वती माँ की एक टूटी हुई मूर्ति थी, उनके गले में था ये। तो इसलिए कहते हैं इसको ले जाने की वजह से एक कर्ज एक्टिवेट हो गया। तो मेरी स्टोरी उस पे बेस्ड है, और लव स्टोरी भी है बीच बीच में, बिकॉज अलवर जो है, जो लीड प्रोटैगनिस्ट है, ही इज द कीपर ऑफ द डायमंड, ही प्रोटेक्ट्स द डायमंड फॉर मंजरी। मंजरी जिसको पार्वती का एक तरह से तीसरा अवतार माना जाता है। सती थी, फिर पार्वती थी। तो ये जो मंजरी लड़की जब पैदा हुई थी, ये उसी दिन पैदा हुई थी, और इसकी आंखों में एक ब्लू कलर का स्पॉट था। तो इसको
ऐसा कुछ माना जाता है कि उसके पापा ब्राह्मण पंडित थे, तो उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी सती का ही अवतार है, तो ये डायमंड जो है ये इसका है। तो दोनों के बीच में लड़ाई होती है कि मेरा है ऐसे करके, फिर लास्ट में दोनों को गिव अप करना पड़ता है डायमंड को। तो ये स्टोरी है। ओके, तो मैम ये तो आपने हमें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अपनी बुक के बारे में बता दिया, हमने आपके बारे में नहीं पूछा है। प्लीज हमें अपने बारे में भी हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए। श्योर, तो मैं राइटर ही हूँ, मतलब बुक्स, ये बुक तो मेरी पहली थी, बट मैं टेलीविजन सीरियल्स के लिए लिखती हूँ, जी लिखती जी थी। जी, मैं आपको बताऊँ। मैं पहले इंडियन टेलीविजन सीरियल्स के लिए लिखती थी। एक स्टार प्लस पे सीरियल आता शौर्य और अनोखी की कहानी, अगर किसी ने देखा होगा, तो उसके डायलॉग्स मैं लिखती थी। यस मैम। हाँ। हाँ, मैंने देखी है सॉरी। हाँ, तो ऐसे काफी सारे सीरियल्स हैं जिनमें मैंने असिस्ट किया है, मतलब राइटर्स की एक टीम होती है, तो मेरे सर रघुवीर शेखावत सर थे, वो बहुत बड़े राइटर है, भाभी जी घर पे है, उनकी ही स्टोरी है, वही लिखते हैं, तो मैं उनकी ओके। असिस्ट कर रही थी। फिर अभी मैं छोड़ के मुंबई में थी, फिर अभी मैं छोड़ के दिल्ली आ गई हूँ। एक फर्न्स एंड पेटल्स करके कंपनी है जो अपना प्रोडक्शन हाउस खोल रही है, यूट्यूब पे शॉर्ट फिल्म बनाती है, तो मैं उनके लिए अभी शॉर्ट फिल्म की स्क्रिप्ट लिखती हूँ। तो मेनली स्क्रीन प्ले राइटर ही हूँ। बुक तो पहली बार ही मैंने ट्राई किया लिखना। ओके, तो मैम जैसे कि आपने बताया कि आप मेनली स्क्रीन प्ले राइटर हैं एंड बुक आपकी ये पहली बुक है, तो ये जर्नी कैसे मैम स्क्रीन प्ले राइटर से शिफ्ट होकर नहीं, बुक लिखने का बुक आइडिया? ये बुक का कॉन्सेप्ट भी, जब मैं कॉलेज में थी तो एक शॉर्ट स्टोरी लिखी थी मैंने। एक शॉर्ट स्टोरी लिखी थी अबाउट अ गर्ल एंड अ गाय, एंड द गर्ल लीव्स द गाय बिकॉज लड़का उसके लिए डायमंड रिंग नहीं लेके आ पाया। तो फिर मैं ऐसे सर्च करने लगी कि प्रेशियस डायमंड्स कौन कौन से थे इंडिया में। तो फिर जब मुझे आई केम अक्रॉस दिस ब्लू डायमंड, होप डायमंड, तो फिर मैंने इसके बारे में और रिसर्च किया, तो फिर मैं लिखते गई, तो वो शॉर्ट स्टोरी रही नहीं। फिर बाद मैंने कभी सोचा नहीं था पब्लिश करूंगी, लेकिन जब ये अच्छी खासी 30,000 वर्ड्स हो गया, तो फिर आई वाज लाइक आई कैन पब्लिश इट। तो फिर मैंने इस पे और काम किया, लिखा, तो फिर मैंने सोचा पब्लिश कर सकते हैं, फिर मुझे रेड ग्रैब्स मिल गया। ओके मैम, सो जैसे कि आपने इस बुक का नाम द होप डायमंड रखा है, तो ये फिक्शन, ये होप डायमंड ये आपका थॉट है या ये इसको होप डायमंड कहते ही हैं, ये आप सॉरी, स्टोरीज? आई डिडंट गेट दैट। मैम जैसे इसका टाइटल होप डायमंड है, तो ये होप डायमंड जो इस पर्टिकुलर डायमंड का नाम होप डायमंड है, ये आपका एक थॉट है तो इस टाइटल को आपने? नहीं, इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो होप डायमंड ही आता है। हालांकि इसका कोई फ्रेंच नेम है, बहुत डिफिकल्ट नेम है, मैं खुद प्रोनाउंस नहीं कर पाती हूँ, फ्रेंच नेम दिया गया था, लेकिन इसका नाम रख दिया गया था शॉर्ट में होप डायमंड, क्योंकि लोगों को इतने होप्स होते थे इस डायमंड से, लेकिन ये उल्टा ही करता था, तो इसलिए इसका नाम आयरॉनिकली होप डायमंड पड़ गया। और इस डायमंड की एक खासियत ये थी, रियल ये खासियत है, कि ये डायमंड ब्लू कलर का है, लेकिन इसको अगर किसी सनलाइट में लेके जाएं तो डायमंड बहुत ऑब्जॉर्व करता है ना लाइट, फिर सनलाइट यस के बाद मैम। मेरे कमरे में लेके जाए तो ये कोल की तरह लाइट होगा। तो ये इसकी ऑरेंज ऑथेंटिसिटी, कलर। यही एक रास्ता है, यही एक तरीका है ओके। मतलब। ओके, तो मैम जैसे कि आपने कहा कि ये हिस्टोरिकल फिक्शन है, तो इसकी रिसर्च, जो आपकी रिसर्च की जर्नी रही है और इस पे जितने भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसके बारे में हमें बताइए कुछ, कि रिसर्च आपकी कहाँ से स्टार्ट हुई और कैसे आपने इसे एंड किया? ये यही रिसर्च से स्टार्ट हुआ। मैं सोच रही थी कि वो लड़की लड़के वाले जो लव स्टोरी थी, बचकानी लव स्टोरी थी, मैं भी यंग थी, तो लड़की डिडंट वांट टू मैरी हिम बिकॉज ही डिडंट बाय हर अ रिंग, डायमंड रिंग। तो मैंने सोचा कोई नॉर्मल रिंग नहीं रखते, कोई देखते हैं, कोई प्रेशियस स्टोन्स देखते हैं। तो फिर प्रेशियस स्टोन्स जब मैं सर्च करी थी, तो काफी सारे स्टोन्स थे, इंटरेस्टिंग स्टोन्स थे, बट सारे इंडियन की हिस्ट्री में ही रहे हैं वो सारे स्टोन्स, अब इंडिया के पास कोई भी नहीं बचे हैं, सब ले जा चुके ओके। हैं। तो ये डायमंड मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियसली हिट किया, बिकॉज ये पार्वती माँ की टूटी हुई मूर्ति पे पाया गया था, और इसका कलर कितना अट्रैक्टिव है, तो इसलिए फिर मैंने इसके ऊपर रिसर्च कर करके मैंने कहा इंडिया में किसके पास था, वो कहीं नहीं लिखा है, तो मैंने कहा इसके ऊपर कुछ लिख सकते हैं, हिस्ट्री फिक्शन। ओके, सो मैम जैसा कि हाँ, आपने हमें बताया कि आप स्क्रीन प्लेज लिखती हैं और बुक आपकी आपकी पहली किताब है, तो स्क्रीन प्लेज में मैम ऐसा कोई कैरेक्टर या ऐसी कोई जर्नी जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ बताना चाहती हूँ, कोई ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज हमें बताइए। बुक से रिलेटेड, स्क्रीन प्ले से रिलेटेड। स्क्रीन मतलब इसकी स्क्रीन प्ले से रिलेटेड। स्क्रीन राइटिंग।
बुक आप जो वर्क करते हो स्क्रीन प्ले उससे रिलेटेड। अच्छा, जो मैं स्क्रीन प्ले लिखती हूँ, ओके, मैं आपको ये एग्जैक्टली बता एग्जैक्टली। डिफरेंस बता देती हूँ कि नॉवल राइटिंग और स्क्रीन प्ले राइटिंग में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि काफी यस राइटर्स यस यस। होते हैं। तो नॉवल इज एक्चुअली मोर टेलिंग। तो नॉवल में आप ये लिख सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल, आपका नाम क्या है, फॉरगॉट, सॉरी। ऋषा। त्रिशा। ऋषा। त्रिशा, ओके, सॉरी, ऋषा हाँ। ऋषा। For example, we can write Risha is taking this live session. Risha is taking this live session, but at the same time, she is thinking about her family problems. Now you are thinking, right? ये मैं बुक में लिख सकती हूँ, but ये मैं स्क्रीन प्ले में नहीं लिख सकती हूँ, बिकॉज स्क्रीन प्ले में थिंकिंग इज अ मेंटल एक्टिविटी। वो मुझे एक्शंस के थ्रू बताना है यस। कि मे बी ऋषा इज स्क्रैचिंग हर हेड। सो आई कैन नॉट राइट थिंकिंग इन अ स्क्रीन प्ले, बिकॉज स्क्रीन प्ले में जो दिखता है एज इट इज, वो आपको वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। यू कांट राइट यस मैम। कि एक्टर, मतलब कैरेक्टर के मन में क्या चल रहा है, कैरेक्टर क्या सोच रहा है, ये सब वैलिड ही नहीं होता है स्क्रीन प्ले में। एंड डायलॉग, ओके मैम। स्क्रीन प्ले में डायलॉग्स अलग होते हैं, हम कोट्स में नहीं डालते, डायलॉग का एक फॉर्मेट होता है। एंड स्क्रीन प्ले हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही लिखी जाती है, उसमें पास्ट टेंस लिख ही नहीं सकते हैं। शी इज सिटिंग, ऋषा इज तो सिटिंग देयर, दीपिका इज सिटिंग हियर, इज, तो ओनली ओके प्रेजेंट, नो पास्ट टेंस। ओके ओके मैम। तो यहाँ पे काफी सारे लोग हैं मैम जो आपके फ्रेंड्स हैं, और हमारे व्यूअर्स में से भी काफी सारे लोग हैं जो ऑथर और स्क्रीन प्ले दोनों के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। तो आप हमारे व्यूअर्स को कोई ऐसी चीजें बताना चाहती हैं जो एक्सपीरियंसेस आपने फेस की हैं और जो प्रॉब्लम्स आपने फेस की हैं, तो प्लीज हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करिए। हाँ, नॉवल राइटिंग काफ़ी इजी भी होती है, बिकॉज आप बहुत उसमें क्रिएटिवली इन्वॉल्व हो सकते हैं, पास्ट में लिखना, या फिर एक कैरेक्टर के माइंडसेट को पूरा लम कई लोग पेजेस लिखते हैं कैरेक्टर के माइंडसेट में क्या चल रहा है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन स्क्रीन प्ले बहुत डिफिकल्ट रहता है, बिकॉज यू हैव टू राइट टू द पॉइंट, कट टू कट। इवन अगर आप कैरेक्टर के बारे में बहुत डिस्क्राइब नहीं कर सकते, जैसे आप नॉवल में अपने कैरेक्टर को बहुत डिस्क्राइब कर सकते हैं, दैट उसकी फेवरेट्स क्या है, या फिर उसको किस टाइप की चीज़ें, लाइक वो कहाँ जॉब करती है, ये वो आप पहले इंट्रोडक्शन में दे सकते हैं। लेकिन स्क्रीन प्ले में वो चीज़ जब सामने आएगी तो ही उसको आप डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो रूम का सेटअप है, फॉर एग्जाम्पल कटरीना कैफ है, अपने रूम में बैठी है, कॉफ़ी पी रही है, सो यू कैन नॉट, आप स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं, सीन 1, लोकेशन डे नाइट, ये लिखते हैं हेडिंग में कि आपका, पहले तो इंटीरियर एक्सटीरियर लिखते हैं, अगर मैं बाहर बैठी तो एक्सटीरियर, अंदर रूम में है तो इंटीरियर, फिर लोकेशन लिखेंगे, रूम, कैफे, बाथरूम, वट, फिर डे नाइट। फिर उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे थोड़ा एक्सप्लेन करना कि सेटअप क्या है, चेयर है, टेबल है, सोफा है, शी इज सिटिंग, शी इज स्टैंडिंग। बट उस समय आप ये नहीं बता सकते कि कटरीना वर्क्स इन आर्किटेक्चरल फर्म, यू कांट। जब लेटर उसका जॉब वाला आएगा कोई सीन, तब लिख सकते हैं दैट शी इज, वो एस्टैब्लिश करना पड़ता है। लेकिन बुक में यू कैन गो फुल ऑन कि आप पूरा डिस्क्राइब कर दिया कैरेक्टर को, फिर स्टोरी के साथ आगे बढ़ो। तो ये बहुत चैलेंजेस होते हैं। ओके। तो मैम जैसा कि आपने हमें बताया कि काफी सारे चैलेंजेस होते हैं दोनों ही वर्क्स में, तो उन चैलेंजेस से ओवरकम करने का कोई ऐसा प्रो टिप जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते आई थिंक प्रैक्टिस, राइटिंग इज ओनली प्रैक्टिस। आई थिंक एवरी राइटर, ये मैंने भी अपने मेंटर से सीखा है, 2000, इफ यूर अ राइटर, मेक श्योर यूर राइटिंग 2000 वर्ड्स एवरी डे। 2000 वर्ड्स का चाहे आप आर्टिकल लिखो, चाहे बुक लिखो, चाहे पोएट्री, 2000 वर्ड्स टू कीप प्रैक्टिस योर प्रैक्टिसिंग योर राइटिंग। हैं? ओके। सो वन सेकेंड, आई कांट हियर यू, कम अगेन। हेलो। हाँ, नाउ आई कैन, नाउ आई कैन। ओके। सो मैम जैसे कि आपकी पहली किताब है, तो आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट पे तो जो फीडबैक्स मिलते ही होंगे, बट आपके रियल व्यूअर्स और रियल रीडर्स आपको फीडबैक जरूर देते होंगे। तो मैम उन फीडबैक्स के बारे में भी हमें यहाँ पे बताइए, जो कोई ऐसा फीडबैक जो आपके दिल से बहुत ज्यादा क्लोज हो, तो उनके बारे में भी हमें बताइए। हाँ, मेरे, आई जस्ट नो माई एडिटर, he is, like before I got this book published, I got it edited once, proofread and edited by Scripto book publishers.
Ravi Bhatt was the guy who edited. He gave me a lot of constructive feedback, जिसकी वजह से मेरी बुक बहुत ज़्यादा बेटर हुई है. मतलब अब पढ़ने के बाद तो आई थिंक बहुत लोगों ने अच्छा ही बोला है. कोई क्रिटिसाइज नहीं करता है सामने से, अगर है भी तो दे डोंट क्रिटिसाइज. बट आई थिंक बिफोर आई गॉट दिस बुक पब्लिश काफ़ी सारे फीडबैक्स थे जिसने मेरी, क्योंकि काफ़ी जगह कनेक्टिविटी नहीं हो रही थी. इट्स अ सस्पेंस थ्रिलर, तो काफी जगह कनेक्टिविटी नहीं बैठ रही थी कि अगर ये यहाँ पे है तो ये ऐसे कैसे हो सकता है. और बीइंग अ फर्स्ट टाइम जी. राइटर वो सब मैंने ध्यान नहीं दिया था. हाउएवर रवि रियली हेल्प मी टू ब्रिंग दिस. एंड इवन दिस थिंग अबाउट, पहले मेरी स्टोरी एक्चुअली स्टार्ट होती है प्रेजेंट डे, लाइक ये 2020 से स्टार्ट होती है. देन कोई लड़की स्टोरी नरेट करती तो वो फ्लैशबैक में जाती है. तो फिर मैंने क्या किया था, जैसे अगर किसी ने केजीएफ देखा हो तो उसमें वो इंटरव्यू कर रही होती है, फिर उस इंटरव्यू के थ्रू उसको स्टोरी पता लगती है. तो मैंने क्या किया था, इंटरव्यू स्टार्ट होता है फ्लैशबैक स्टोरी, फिर कट टू बैक टू दिस स्टोरी टेलिंग. तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि ऐसे मत करो, बीच बीच में उस प्रेजेंट डे को वापस लाओ. फ्लैशबैक फिर प्रेजेंट डे, फ्लैशबैक फिर प्रेजेंट डे. तो वो लेजी राइटर का काम होता है कि मतलब मैंने स्टार्ट किया, फिर मैंने पूरे फ्लैशबैक में कहानी बता दी, फिर बैक टू माई प्रेजेंट डे आ गई. तो बीच बीच में वो इनकॉर्पोरेट करना थोड़ा क्रिएटिवली चैलेंजिंग होता है. लिंक्स क्रिएट करना चैलेंजिंग होता है. ओके. सो मैम, द होप डायमंड से आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या रही हैं और क्या आप इससे और एक्सपेक्ट करना चाहती हैं? आई थिंक होप डायमंड से अब मेरी यही एक्सपेक्टेशन है कि कोई अच्छा प्रोड्यूसर या डायरेक्टर आके बोल दे कि इसकी फिल्म बननी चाहिए और फिल्म बन ओके. जाएगी. हाँ, बिकॉज मैंने जब ये लिखा भी जरूर होगा. फर्स्ट, तो जब मैंने इसे लिखा भी तो मैंने इसे इसी वे में लिखा कि मतलब एक फिल्म अच्छी लग सकती है इसके ऊपर. तो उम्मीद वही है, बिकॉज इसको मैंने एंड भी ऐसे नोट पे किया दैट देयर इज स्कोप फॉर अ सीक्वल. तो सीक्वल की स्टोरी भी मेरे दिमाग में है, हालांकि पेपर पे नहीं लिखी है मैंने, बट इट कैन बी कंटिन्यूड. ऐसा सीन है इसका. तो लेट्स होप ये फिल्म बन जाए या वेब सीरीज. या मैम, यू विल मैम. ये जरूर होगा. तो काफी सारे हमारे व्यूअर्स हैं जो आपसे कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं और आपको के लिए कुछ कह रहे हैं. मैं आपको रीड करके बताती हूँ. काफी लोग आपसे पूछ रहे हैं कि मैम आप कैसी हैं, आपकी जर्नी के बारे में पूछ रहे हैं और आपको हाय बोल रहे हैं. देन उसके बाद आपकी बुक के बारे में फीडबैक्स भी लिख रहे हैं और आपके नए प्रोजेक्ट्स के बारे में भी पूछ आई रहे हैं. नो तो मैम ये मैं. all my friends Neha Kedia and Muscle Power Generator, they're all my friends. Thank you so much ओके. everybody. मैं लिख तो देती हूँ उनको. मैम जैसा कि, या श्योर श्योर श्योर. Friends are always very good and supportive. I love that about friends. मेरे बुक यस की मैम. आधी मार्केटिंग तो मेरे फ्रेंड्स ने की. तो मैम जैसा कि हम अभी यहाँ पे देख रहे थे, एक क्वेश्चन हमारे व्यूअर्स की तरफ से भी है कि आपका फ्यूचर प्रोजेक्ट क्या चल रहा है. और मेरा भी ये क्वेश्चन है कि मैम फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में आप अभी किस प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रही हैं और आगे के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? फ्यूचर प्लान ये है that I have two more ideas for a novel. एंड वो भी मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है. सो आई एम वर्किंग ऑन दैट. थर्डली मैं स्क्रीन प्ले वाइज एक मैं फर्न एंड पैटर्न्स के लिए काम करती हूँ. सो नाउ वी हैव अ यूट्यूब प्रेजेंस. एंड नाउ उसमें ना जो हमारी व्यूअरशिप है, जो हमारी ऑडियंस है, दे आर अ लॉट इनटू रोमांटिक, जो एक्सट्रीम रोमांटिक लव स्टोरीज नहीं होती जैसे किसी किसी सीरियल्स में होती है या फिर पाकिस्तानी सीरियल्स में बहुत होते हैं. तो हम एक तरह से पाकिस्तानी सीरियल्स को इंडियन वर्जन में अडेप्ट करके उसके ऊपर एक स्टोरी लिख रही हूँ मैं. इट्स गोइंग टू बी अ लव स्टोरी कॉल पहला पहला प्यार है. सो अगर anybody is interested in love story, तो films by FNP Media पे you can watch our short stories. ओके. तो मैम जैसे कि अभी हमें आपने थोड़ी देर पहले ही बताया कि आपकी बुक में भी कुछ लव स्टोरीज और शॉर्ट स्टोरीज हैं. तो कोई एक ऐसी स्टोरी जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, उसका शॉर्ट क्लिप आप हमारे व्यूअर्स के साथ बताना चाहते हैं? बुक से या फिर एनी अदर लव स्टोरी? बुक से मैम, बुक. मेरी बुक से जो लव स्टोरी है वो अलवर और मंजरी के बीच में ही है. Alvar and Manjari. Alvar is the main protagonist who protects the diamond, and Manjari is the girl whose father actually owned the diamond. तो मतलब इट्स सी लव स्टोरीज में दो प्लॉट्स होते हैं, या तो हेट टू लव और लव एट फर्स्ट साइट. सो मेरी स्टोरी में द प्लॉट इज हेट टू लव. ओके.
वेट, आई थिंक नेटवर्क इशू आया है दीपिका मैम के साथ, मैं उसे उन्हें फिर ज्वाइन करती हूँ। व्यूअर्स प्लीज दीपिका मैम का वेट करिए। ओके, शायद करिए। मैम आपको वॉइस और वीडियो दोनों ही नहीं आ रही है हमारे पास। ओके, नॉट एबल टू। मैम आपका वॉइस और वीडियो दोनों ही नहीं आ रहा है हमारे पास। प्लीज सेंड अस अ रिक्वेस्ट। मैम आप रिजॉइन करके इसे। मैम आप लाइव को रिजॉइन करके देन आप हमें रिक्वेस्ट सेंड करिए, तो मैं आपको ज्वाइन करती हूँ, ऐड करती हूँ। आई थिंक नेटवर्क इशू है, इस वजह से नहीं हो पा रहा है। ओके, सो हमारे पास व्हाट्सएप आया है दीपिका मैम का कि उनका नेटवर्क चला गया है, तो हम लोग इसे नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। और सारी बातें वैसे हम लोग उनके बारे में जान चुके हैं, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो हमें अभी दीपिका मैम से और जाननी है, तो हम श्योरली इसे नेक्स्ट इंटरव्यू में ज़रूर कंटिन्यू करेंगे और उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में और भी सारी चीज़ें उनसे नेक्स्ट इंटरव्यू में जानेंगे। प्रो टिप्स ऑथर्स के लिए और स्क्रीन प्लेस के लिए ज़रूर उनसे नेक्स्ट इंटरव्यू में आपको पता चलेंगी। सो वेट फॉर नेक्स्ट इंटरव्यू एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एवरीवन। ऐसे ही नए नए इंटरव्यूज में मिलते रहेंगे।